हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। फाइनली आरपीएफ की नोटिफिकेशन आ गई है 2018 के बाद। इस बार वैकेंसीज उतनी तो नहीं है जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी, 10,000 के अराउंड, लेकिन हाँ 4,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं जो कि डिसेंट इनफ वैकेंसीज हैं। सबसे अच्छी बात है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज हैं, ना कि कांस्टेबल बैंड और एंसिलरी यूनिट की। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर वाली कांस्टेबल की ड्यूटी है, काफ़ी अच्छी ड्यूटीज़ हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। जिन लोगों का भी सपना है पुलिस की वर्दी पहनना, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है आरपीएफ। जितना गवर्नमेंट रेलवेज पे फोकस कर रही है, तो ये और इम्पोर्टेंट बना देता है इस आरपीएफ फोर्स को। तो एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले हम नोटिस पढ़ें कि रेलवे ने क्या नोटिफिकेशन इशू करी है, रेलवे की क्या स्टैंड है, रेलवे की क्या इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम को लेके। तो हम आज पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे। आई थिंक वीडियो थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव होने वाला है, लेकिन सारी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो भी पार्ट आपके रिलेवेंट हो उसको सुनिए, जो नहीं लगते हैं आप उनको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिस नंबर है वो है 02/2024। एक सब इंस्पेक्टर का और आया है फॉर्म जो कि 01/2024 है, वो अलग से हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आरपीएफ में दो फोर्सेस होती हैं, एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, एक होती है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको इन दोनों फोर्सेस में डिफरेंसेस जानने हो तो हम एक अलग से उस पर वीडियो तैयार कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के एनेक्जर बी को मैंने उठाया है, जिसमें कि वैकेंसीज लिखी हुई हैं। मेल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3577। फीमेल के लिए जो वैकेंसी हैं वो हैं 631। तो 15% की वैकेंसीज निकाल के रखी हैं, और 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो 2024 की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है? 4208 पोस्ट है टोटल जिसकी ऐड आ रही है कांस्टेबल की। लेकिन इसमें से कुछ 420 10% सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, जो पहले आर्मी में रहे हैं, नेवी में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं। उन लोगों के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो टोटल फ्रेशर के लिए पोस्ट कितनी हो जाती हैं? फ्रेशर के लिए पोस्ट हो जाती हैं, मैं लिख देता हूँ, फ्रेशर के लिए पोस्ट हो जाती हैं 3788। ये पोस्ट हो जाती हैं फ्रेशर्स के लिए। तो पोस्टें तो कम नहीं हैं, पोस्टें तो काफ़ी अच्छी हैं। तो हमको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। नेक्स्ट आते हैं पुराना पुराना मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब ये एग्ज़ाम निकली है और किस पोजीशन पे निकली है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 में पोस्ट आई थी। करीब 8,619 के आसपास की वैकेंसी थी। एंसिलरी में आई थी, करीब 800 की वैकेंसी तब आई थी। और कांस्टेबल बैंड में आई थी जो कि 269 के आसपास की वैकेंसी आई थी। इस बार सिर्फ एग्जीक्यूटिव की आई है, और एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेन में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ सभी उन स्टूडेंट्स को जो कि रेलवे ने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे बड़े बड़े फॉर्मेट में लिख रखा है। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर सबसे पहले तो अप्लाई करने के पहले कैंडिडेट ये चेक कर ले कि उसकी एज, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसके फिज़िकल मेजरमेंट्स, उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। दूसरी चीज़, उसकी अगर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट पर उसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो लोग रिजल्ट्स जिनके रुके हुए हैं, वेटिंग रिजल्ट्स हैं फाइनल एग्ज़ाम के, वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि बाद में होगा क्या? बाद में ये होगा कि लोग समरली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बाद में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है। एप्लीकेशन करते वक्त सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सारी कुछ चीज़ें सेम रखें, क्योंकि होता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज में कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाता है या सर्विस में ज्वाइन करने के बाद भी इन एलिजिबल घोषित कर दिया जाता है और सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके नाम में कुछ छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, या बीच में कुछ एक और मिडिल नेम लगा हुआ था, फादर्स के नेम में कुछ प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट में, और जो वो उन्होंने अप्लाई किया है फाइनली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। तो मेरी आप सबसे काइंड रिक्वेस्ट है
प्लीज़ अप्लाई करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें और डॉक्यूमेंट को चेक, क्योंकि ये फोर्स की जॉब है, इसमें कई लेवल पे जाके चेकिंग होती है। जैसे आप डीवी के लिए जाएंगे तब भी चेकिंग होगी, जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तब भी वो देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे, अपने फिजिकल के लिए जाएंगे, तब भी चीज़ें चेक होती हैं। तो मल्टीपल लेवल पे डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, तो मल्टीपल लेवल पे कैंडिडेचर भी चेक होता है। तो आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम है, टोटल 21 नाम है हमारे पास। तो जिस जिस की एरिया की प्रॉक्सिमिटी में जो जो आरआरबी लाई करता है, आप उसकी वेबसाइट से कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में ये सारे आरआरबी हैं, तो आप देख लीजिए कि जो भी एरिया आपके आसपास का आरआरबी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्लोजेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया था कि अगर कोई यहाँ रहता है, इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, तो वो इस एरिया के लोग बिलासपुर आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हैं तो आपके इस पास में कोई ना कोई आरआरबी होगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग एप्लीकेशन की ओपनिंग क्लोजिंग से। तो 15 तारीख से ये फॉर्म्स खुले हुए हैं, 15 अप्रैल से, और 14 मई तक ये फॉर्म्स खुले हुए हैं, और आप सभी एडवाइज है कि आप टाइमली इसको अप्लाई कर दें। अगर इन केस एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत करेक्शन करना है तो आपको 10 दिन की 10 डेज़ की विंडो और देती है रेलवेज़, कि आप 10 दिन की विंडोज़ में कुछ नॉमिनल चार्ज के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, किस पोस्ट की एग्ज़ाम है, कौन से लेवल की इसमें ग्रेड है, इनिशियल पेमेंट 21,700 रुपये है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, एज 18 से 28 साल है, और टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। ये हम इसको कॉम्प्रहेंसिवली नीचे डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे। लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस को थॉरोली पढ़ें, कैंडिडेट सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करें। मैं ये टिक करता जाता हूँ जो जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना। जो लोग फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई ना करें, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करें, जो भी आरआरबी की लिस्टेड वेबसाइट है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की प्रोविजनल है वो, तो जब तक वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं और किसी भी स्टेज पर अगर ये पाया गया कि इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कैंडिडेट इज फॉल्स और इनकरेक्ट, तो उसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी जाएगी। जो भी SC ST OBC हैं, जो भी अदर बेनिफिट लेने वाले हैं, वो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के अगेंस्ट ही रखेंगे कैंडिडेचर अपना। मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग लिखा है कि जो भी मेडिकल अनसूटेबल हुए तो उनको दूसरी जॉब ऑफर नहीं करेंगे, कोई उन्हें अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो लास्ट में जाके कई लोग रेलवेज में अक्सर देखते हैं कि मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, उसके बारे में एक अलग से हम वीडियो कभी बनाएंगे। एज के रिगार्डिंग कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को आपको कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 वर्ष का होना है। इससे अधिक अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई हो। कैंडिडेट के पास खुद का एक मोबाइल नंबर और खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कम्युनिकेशन SMS ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त कैंडिडेट को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, आप सेम अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कहाँ से क्रिएट करना है और कैसा इंटरफेस होता है। अगर नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर दें, और इसमें जो आप डिटेल डालेंगे, जो आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, प्लीज़ उसको अटमोस्ट केयर के साथ भरें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का करेक्शन विल नॉट बी परमिटेड जब अकाउंट क्रिएट हो गया। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें विशेष। क्रिएट एन अकाउंट में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मॉडिफाई नहीं की जा सकती किसी भी स्टेज पर, एक बार अगर अकाउंट क्रिएट हो गया तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आप इसका विशेष ध्यान रखें। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप फर्दर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन 250 इज़ नॉन रिफंडेबल फीस, हर ओकेशन पे आप उसमें कर सकते हैं। ये इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आरआरबी में आप जाएं, rrbapply.gov, इस पर आप देख पाएंगे क्रिएट एन अकाउंट करके है, तो यहाँ पे आप जाके फॉर्मेट भरें, लेकिन विशेष ध्यान रखें ये जानकारी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए 2 फॉर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे एक सब इंस्पेक्टर का फॉर्म दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म दिख रहा है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 24 मई के बाद आरआरबी कोई भी
एंटरटेन नहीं करेगी रिप्रेजेंटेशन मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो ये भी हमने पढ़ लिया। स्टेजेस क्या होंगी, सबसे पहले होगा एक सीबीटी। सीबीटी के बेसिस पर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कराया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 10 गुना लोगों को वैकेंसीज के आधार पर बुलाया जाएगा। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनको पीएमटी देने की ज़रूरत है, लेकिन पीईटी देने की ज़रूरत उनको नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनका नहीं होगा। 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे जैसा कि बताया गया है, और अगर लोग उसमें शॉर्टफॉल होते हैं तो अगेन एक और 10 गुना लोगों का लॉट बुलाया जाएगा। अच्छा, एग्जाम के बारे में क्या लिखा है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच आंसर, जो कि अच्छी हैवी नेगेटिव मार्किंग है। ये सारे बैंड आइटम हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के वक्त नहीं ले जाने हैं। क्लॉक रूम की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सारे स्टेजेस पर जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोविजनल है। ई कॉल लेटर आपको इशू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेचर आपका फाइनल नहीं है, जस्ट आपको कॉल लेटर दिया जा रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन कब होंगे, जब आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे तब जाके वेरिफिकेशन किया जाएगा, और आपको अगर नहीं पाए जाते हैं तो आपको सर्विस से रिमूव भी किया जा सकता है। अगेन अप्लाइंग बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट आप इस बात का ध्यान रखें कि सारी की सारी चीज़ें आपने पूरी हैं जो कि मैंने डिस्क्लेमर में आपको बताया है। कैंडिडेट जिन्होंने एक से अधिक एप्लीकेशन इसके अगेंस्ट अगर भरी होगी तो फिर वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उनकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो कृपया प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, एक से अधिक एप्लीकेशन हमको नहीं देनी है। कुछ लोग मैंने देखा है मल्टीपल एप्लीकेशन भरते हैं थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस के साथ में, अगेन उनको डिबार किया जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई ना करें, और उनको करेंगे भी तो बाद में वो बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको कि सर्विस डिसमिसल हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में, वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट अपने नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वही लिखें जो उनके 10th सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। अगर किसी का नाम चेंज हुआ है तो वो सिर्फ चेंज नेम को ही लिखें, और जो गज़ट नोटिफिकेशन है जिसमें उनका नाम चेंज की एप्लीकेशन है उसको सबमिट करें एट द टाइम ऑफ डीवी। ये लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारी मेंशन है। कैंडिडेट जब साइन करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल सिग्नेचर होने चाहिए, लेकिन रनिंग हैंड में होनी चाहिए। कोई लोग ऐसे साइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पीयूष, तो PIYUSH, ये साइन जो है वो वैलिड नहीं है, आपका फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो सकता है। साफ साफ लिखा है कि ब्लॉक और कैपिटल डिसजॉइंट लेटर्स में साइन नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आता है डेट, जो भी है CBT की, PET की, PMT की, DV, वो सारी की सारी वेबसाइट्स पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम अपडेट देंगे। वैकेंसीज इंडिकेटेड जो CN है वो प्रोविजनल है, वो इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं और बंद भी कर सकते हैं, ये क्लॉज डालते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैकेंसीज आई हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम तो होनी है। इसके बाद रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन राइट हैज़ द रिजर्व टू राइट टू कैंसिल द नोटिफाइड वैकेंसीज, ठीक है। राइट टू अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन बाय RRB डज नॉट कन्फर अपॉन कैंडिडेट एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन RPF और RPSF। तो RRB का काम ये है कि कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम लेना, उनको रिकमेंड करना सर्विसेज के लिए, पर राइट टू अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। ये कुछ जनरल क्लॉजेज हैं जो एग्जामिनेशन में डाले जा सकते हैं इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी, ताकि कैंडिडेट्स कोर्ट ना जाए, पर एग्ज़ाम होगी। नाउ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग में जाएंगे और स्टाइपेंड विल बी पेड। तो जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 साल का, 1.5 साल का, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 1 साल की ट्रेनिंग होगी। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग, तब जाके आपकी फोर्स में अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग एक अलग लेवल की होती है। हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में देखेंगे कि क्या क्या कहाँ पर ट्रेनिंग हो सकती है इसकी और किस लेवल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग में आपको एक जोन अलॉट किया जाएगा, एन या RPSF की कोई बटालियन आपको की जाएगी, तो हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ऑन रिक्वेस्ट फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो भी SC और ST हैं वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन में फर्निश करके वो इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। RRB के पास किसी भी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन को चेंज करने की पावर है। RRB में शेयर द कंसेंट ऑफ
विद द कंसेंट ऑफ कैंडिडेट्स, उनके स्कोर, उनके मार्क्स, ताकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट को ले लें, तो इसकी कंसेंट आप देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको टास्क है हमारा इसमें सेलेक्ट होना एग्ज़ाम में। कैंडिडेट एडवाइज है कि लास्ट मिनट रश पे होता है तो फिर आप पहले ही, आपको मौका दिया जा रहा है पूरा कि आप 14 मई तक अपनी एप्लीकेशन को भर दें। काफ़ी टाइम है, अभी 1 महीना पड़ा है, तो आप लास्ट मिनट के लिए ना रुकें। अगर इनकेस कोई क्वेरी होती है तो आपके लिए ईमेल आईडी दी गई है, आपके लिए फ़ोन नंबर दिया गया है, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन ना भरें क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इन नंबरों पर संपर्क करें। वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस जो है, जिनको भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा उनको एक रिक्वेसाइड मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। मेडिकल कैटेगरी है B1 जो कि इंडियन रेलवे बोलता है। क्लियरली लिखा है जो भी ग्लासेस पहनते हैं या फ्लैट फुट है या नॉकनी है या स्क्विंट आइज हैं या कलर ब्लाइंडनेस है वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा B1 मेडिकल क्या होता है, उसमें ये ग्लासेस वाली बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन में अगर लिखी हुई है तो आप मान के चलिए कि ग्लासेस वियर करने वालों को मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन द अबव मेडिकल स्टैंडर्ड इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, तो आप इस वॉल्यूम को भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है रेलवे का, रूल्स रिलेटेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एग्जामिनेशन, हमारी जो कैटेगरी लाई करती है वो आती है B1 कैटेगरी। हम इस कैटेगरी की बात करें तो डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 तक का परमिटेड है विद और विदाउट ग्लास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि नेशनैलिटी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लिमिट मस्ट बी 18 to 25 ईयर्स, एज ऑन 1/7/2024 इट शुड बी 28। तो ये हमारी एज लिमिट है। कोविड-19 पैंडेमिक को देते हुए एक वन टाइम रिलीफ दिया गया है। जो अदर कैटेगरीज़ के हैं जैसे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो मैक्सिमम एज 28 + 5 दैट इज़ 32 हो जाएगी। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो ये 31 हो जाएगी मैक्सिमम एज, इनकी एज 32 हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस के लिए ये उनको रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट जो है उनको रिलैक्सेशन है, इस रिलैक्सेशन है। तो आप प्लीज़ देख लें कि जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको रिलैक्सेशन कितनी मिल रही है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट आप यहाँ से अंदाज कर सकते हैं कि 2/7/1996 के अपर लिमिट, इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/7/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें है दैट द कैंडिडेट मस्ट नोट, जो उनके जो डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन SSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। इसके लिए कोई चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनेक्जर A में लिखी हुई है, हम नीचे देखेंगे क्या है एनेक्जर A में। कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 14 मई तक होनी चाहिए हमारे पास, जिनके अवेटिंग रिजल्ट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं। कैटेगरी जनरल के लिए 500 रुपये है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपीज़ ही। लेकिन ये सारी की सारी फ़ीस उनको रिफ़ंड हो जाएगी जो कि CBT अटेंड करेंगे, जो कि एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे। जैसे कि 500 रुपये फ़ीस है तो 400 आपको रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे। 250 फ़ीस है तो ये रिफ़ंड हो जाएगी आपको अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो। एनेक्जर ये देख लेते हैं कि पोस्ट है कांस्टेबल की, पेमेंट लगभग ये है। तो अगर इस पेमेंट में अगर हम लेवल 3 मतलब 2000 ग्रेड पे की जॉब है, अगर हम इस पेमेंट में बेसिक मिला देते हैं प्लस DA मिला देते हैं प्लस TP TA अलाउंस मिला देते हैं प्लस कुछ कंट्रीब्यूशन मिला देते हैं RPF का, तो सारी की सारी लगभग सैलरी इसकी बननी चाहिए 32,000 से लेके 35,000 तक, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी पर है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग। कई सारी प्राइवेट जॉब्स में इतनी सैलरी नहीं मिल रही है स्टार्टिंग में, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है इन टर्म्स ऑफ सैलरी वाइज। और एक जो होता है ये तो है ही, दूसरा क्या होता है यूनिफॉर्म। आपको बहुत कम सर्विसेज हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, तो यूनिफॉर्म सर्विसेज का ग्रेस, उनका एक ग्लोरी अलग होती है, तो वो तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोड ऑफ पेमेंट, आपको ऑनलाइन करना है। माइनॉरिटी जो भी हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। EBC सर्टिफिकेट क्या होता है,
वो लोग जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है वो EBC सर्टिफिकेट बनवा लें, ये उसका तरीका है बनवाने का। इसके अलावा जो भी अटेंड करेंगे उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। तो आप प्लीज़ अपना नेम, बैंक अकाउंट होल्डर, ये सारी जानकारी आप दें, ये आपकी ही जिम्मेवारी है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हुई हैं EWS, SC में, ST में एंड OBC में, ये सारे। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है नीचे के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हम जो 10% एक्स सर्विसमैन को, 10% जो है 15% के अराउंड फीमेल को, ये सारी की सारी हैं। एक्स सर्विसमैन कौन होगा? एक्स सर्विसमैन वो होगा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है। लेकिन एक्स सर्विसमैन कौन नहीं होगा? जो GREF में है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में है या CAPF में है, वो एक्स सर्विसमैन में काउंट नहीं होगा। इसके बाद हम ये सारी की सारी डिटेल्स एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है। जो लोग अभी जॉब में हैं वो क्या करेंगे, अगर वो किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, तो वो लोग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ DV, जो कि अगर नहीं आप दे पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो कैंडिडेट प्लीज़ इस बात को नोट करें कि वो इस एग्ज़ाम को भर रहे हैं, तो एक बार इंटीमेट कर दें अपने अपने डिपार्टमेंट को। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन कैसी होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सेकंड स्टेज है PET या PMT होगा, फिर DV होगा। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स के माध्यम से, SMS ईमेल के माध्यम से जो आप देंगे उनमें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पोस्टपोनमेंट किसी भी प्रकार का नहीं होगा क्योंकि कई शिफ्टों में होता है, तो आप अगर ये ना सोचें कि पोस्टपोन हो सकती है एग्ज़ाम। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड होगा एग्ज़ाम का वो 10th मैट्रिक लेवल का होगा। 90 मिनट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 मार्क होगा। अगर आपने नहीं करते हो तो नो मार्क शैल बी अवॉर्डेड। अगर आप गलत टिक करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.3 की, तो +1 -0.333 की मार्किंग है। तो आप इसका ध्यान रखें। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि अलग अलग फेजेस में होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स UR, EWS और सभी के लिए है 35% और SC एंड ST के लिए 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स। जो मार्क्स स्कोर करोगे आप CBT में वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आएगा। सिलेबस क्या है? ये सिलेबस की कॉम्प्रहेंसिव वीडियो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यह 35 क्वेश्चंस के अराउंड अरिथमेटिक के, 35 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, 50 GK के क्वेश्चंस हैं। हम इसकी पूरी अलग से स्ट्रैटेजी, तो जो लोग चाहते हैं कि हम देखें कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको एग्जामिनेशन में मेरिट लानी है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डिज़ाइन करेंगे। आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस पर सिलेबस पैक चाहिए है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे CBT में उनको PET के लिए बुलाया जाएगा और PET के बाद DV कराया जाएगा 10 गुना लोगों का। अब क्या क्या होगा, PET में क्या क्या होता है, एफिशिएंसी में क्या टेस्ट करेंगे। मेल के लिए टेस्ट करेंगे 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर का रन करना है उनको, 14 फीट का लॉन्ग जंप और 4 फीट का हाई जंप। इसमें से कई लोगों को ये जो टास्क है काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि जब मैंने फिजिकल की तैयारी की थी और जब मैंने दिए हुए थे तो मैंने देखा था इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी लोगों को हाई जंप में। सिमिलरली फीमेल के लिए 1600 मीटर की जगह 800 मीटर का रन है इस टाइम में, और थोड़े से रिलैक्सेशन है लॉन्ग जंप और हाई जंप की हाइट के। इसके बाद आते हैं कि क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट में हाइट दी हुई है और चेस्ट दिया हुआ है, और एक नोट भी लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों की हाइट कम पाई गई उनका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा, तो वो हाइट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कई लोग। तो प्लीज़ आप ये वाला क्राइटेरिया भी चेक करें, उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जो लोग जब फिजिकल देने जाएंगे तो आपको एक मैं कॉपी दिखा देता हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें इस तरीके से कैंडिडेट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि इट इज़ फॉर्मेट फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर दिस सपोज टू नेम एंड दिस, सारी जानकारी आपकी होती है। इसके बाद इसमें लिखा रहता है कि आपने ये किया 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस और 3.5 मीटर, और इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें वहाँ प्रोवाइडेड सभी ऑफिसर्स के साइन होते हैं कि फाइनल रिजल्ट ये है कि ठीक है आप सभी में क्वालिफाइड हैं, और इस तरीके से फाइनली आपको इशू होता है। इसके अलावा 1600-800 मीटर रन सिर्फ एक चांस मिलेगा आपको रनिंग का, बाकी इवेंट के लिए 2 चांस आपको मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन PET से एग्जम्प्टेड हैं, हालांकि उनको मेजरमेंट हाइट का और चेस्ट का देना होगा। मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट नहीं है, शुड नॉट हैव मिनिमम हाइट, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे चेस्ट के लिए, उनको पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
कैंडिडेट हु डज नॉट हैव द मिनिमम हाइट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग फेल्ड इन पीएमटी, हम मार के जाएंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, ये पासिंग है। जो उसको लगे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी इनको बनाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, 3 दिनों के अंतर्गत आप उनमें जाएं, आप उनको बताएं और फिर एक बार और आपका एग्जामिनेशन हेल्ड हो सकता है। अब आ जाते हैं डीवी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीटी, आपके पीईटी पीएमटी में आपका होगा डीवी। डीवी में ये आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं, ये एक नई सुविधा इन्होंने दी है। और ये जो भी डीवी है तो उसमें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये लिखे हुए हैं, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए डीवी के वक्त, इनकी 2 कॉपीज़ के साथ में। इसके अलावा हम डीवी के वक्त में और इसको ग्रेटर डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। मेडिकल एग्जामिनेशन में डीवी के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अगेन मेडिकल कैटेगरीज B1, अगेन लिखा है जो ग्लासेस वेयर करते हैं, जिनके फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विंट आई, कलर ब्लाइंडनेस है, वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। ट्रेनिंग के रिगार्ड में है कि एक रिगरस इनिशियल ट्रेनिंग होगी, क्योंकि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग है तो एक बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है इन एनी ऑफ द RPF RPSF ट्रेनिंग सेंटर, और जो भी इंस्टीट्यूशन रेलवे करे आफ्टर पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, और ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फोर्स। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम ट्रेनिंग का मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है रेलवेज के पास। तो एक है JRRPF एकेडमी, जो कि लखनऊ में बेस्ड है। यहाँ पर जो इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, जो कि यूपीएससी के साथ सिलेक्ट होके आते हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। जो न्यूली रिक्रूट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, और जो प्रमोटेड असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर्स होते हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। सिमिलरली जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो तो पूरे देश में होंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं, उनके अलग अलग जोन्स होते हैं। तो आरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे कि जयपुर में एक है, कोलकाता में, पटना में, गुजरात, यूपी में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, नासिक रोड महाराष्ट्र में, कोलकाता में, और जलपाईगुड़ी में, सिलगुड़ी के पास में। तो ये सारे सारे सेंटर्स हैं। लेकिन इसमें से कुछ फ्यू लकी फेलोज विल बी ट्रेंड एट RPF SF ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें कि क्या करते हैं, टोटल 15 बटालियन है जो कि स्पेशलाइज बटालियन है। इनकी ट्रेनिंग गोरखपुर में होती है, ये लेटर ऑन बाद में होती है ट्रेनिंग। तो इसमें प्री कमांडो लेवल की ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है, जो कि 2nd बटालियन रांझी कैंप में है गोरखपुर में। यहाँ पर जो आपने पढ़ा है ना कि RPSF की भी ये रिक्रूटमेंट है, इसकी ट्रेनिंग वहाँ की जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि आप इन वेबसाइट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो भी आप जानकारी दे रहे हैं तो प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड वो किस पर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट पर है। जनरल गाइडलाइंस क्या दी हुई हैं कि सबसे पहले आप करेक्ट फॉर्म भरें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपसे ना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन CBT में आएंगे वो इंग्लिश हिंदी में तो आएंगे, इसके अलावा 13 अन्य रीजनल इंडियन लैंग्वेज है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई कन्नड़ में हो, कोई बंगाली में हो, कोई उड़िया में कंफर्टेबल हो, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इंग्लिश प्लस 1 अदर लैंग्वेज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन होगा प्लस 1 अदर लैंग्वेज। अब वो अदर लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, तो आप इसमें चुनेंगे और वो फाइनल होगी। CBT क्वेश्चन डिस्प्ले उसी लैंग्वेज में की जाएंगे जो आपने ऑप्ट करी है, प्लस इंग्लिश में। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप उसको संभाल के रखें, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप उसकी सक्सेसफुल पेमेंट्स कन्फर्मेशन रखें। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको करनी हो तो आप 250 रुपीज़ के नॉन रिफंडेबल चार्ज से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखें कि इनवैलिड एप्लीकेशन जो भी हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा, और जितने भी जैसे मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं, या फ़ोटो ठीक नहीं है, या सिग्नेचर ठीक नहीं है, या आपने कोई अदर इरेगुलरिटी है, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन होंगी। डिटेल ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी व्यूड ऑन वेबसाइट। तो प्लीज़ आप देखें, इसको चेक करें कि कहीं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं कर दी गई है। अगर कर दी गई है तो आप उस पर फर्दर एक्शन लें, जो भी वो बताएंगे, पर आप प्लीज़ इसको चेक करें कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप पहले दिन से ही आप फ़ोटो, साइन, इतने सब पर्टिकुलर परफेक्टली करें कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही ना हो। इंस्ट्रक्शन टू E-कॉल लेटर वो आपको बताया जाएगा, 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा या E-कॉल लेटर आएगा। लेकिन सिटी इंटीमेशन, चूँकि कैंडिडेट को जाने आने की सुगमता के लिए 10 दिन पहले एडवांस में बता दिया जाता है कि आपके कौन सी सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग नहीं आएगा, तो वो आपको वेबसाइट और ईमेल और SMS के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहली बात ये है कि जो आप में से जो इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए और चाहते हैं कि मैं फ़र्दर इस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें,
और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें से पसंद आया और किस पार्ट पे आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं। नंबर 2 दूसरा कि ये चैनल नया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें।